स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसे बुरी तरह से बुली किया जा रहा होता है। वो खून से लथपथ होती है और रोते हुए उनसे भीख मांगती है कि उसे मारना बंद कर दें। वो कहती है, मैंने तुम लोगों को अपने सारे लंच मनी दे दिया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब फीमेल बुली उसका मजाक उड़ाते हुए पूछती है, क्या तू पूरी तरह ब्रोक हो गई है? फिर वो कहती है, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुझे किसी और तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो आज सपोजिटली गुड मूड में होती है, वो लड़की से कहती है कि उनके लिए एक शो करें। फिर वो जमीन पर ब्रेड का एक टुकड़ा फेंकती है और उससे ऑर्डर देती है, इसे उठाओ और खाओ। वो उसे इतनी इंसल्टिंग तरीके से ब्रेड खाने के लिए फोर्स करती है कि लड़की रोने लगती है और मना कर देती है। पुलिस सरकास्टिकली हंसने लगती है। फिर वो लड़की के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाती है और कहती है, अपना सिर उठा और ये फेक ओबीडियंस बंद कर। उसके बाद बुली कहती है, अगर तू ये ब्रेड नहीं खाएगी तो कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा, और अगर तेरी बार्किंग अच्छी हुई तो हम तुझे जाने देंगे। तब एक और बुली होता है, और अगर तूने नहीं किया तो याद रखना जोंग काय तेरा वेट कर रहा है। बुलीज अपने फोन से निकाल कर उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं और बेचारी लड़की को जबरदस्ती बार्क करने पर मजबूर कर दिया जाता है। धीरे धीरे स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स भी वहाँ जमा होने लगते हैं। कुछ लोग बस देख रहे होते हैं और कुछ अपने फोन से वीडियो बना रहे होते हैं। एक हफ्ते बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। उसे 100 से ज्यादा बार स्टैब किया गया होता है। जब ये खबर उसके भाई तक पहुंचती है तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। गुस्से और दर्द से उसकी आंखों में आग भर जाती है। वो मॉर्ग्यू में अपनी बहन की बॉडी के सामने खड़ा होता है। यहाँ रिवील होता है कि उसका भाई पहले एक नोटोरियस गैंग लीडर था। लोग उसे देखकर डरते थे, उसको अवॉइड करते थे, लेकिन उसकी बहन की नजरों में वो दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रदर था। अपनी बहन के लिए उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था। उसने अपनी गैंग डिसॉल्व कर दी थी और एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। वो कसम खाता है कि जिसने उसकी बहन की मौत का रीजन बनने में रोल प्ले किया है, उन सबको वो अल्टीमेट प्राइस चुकाने पर मजबूर करेगा। उसके बाद भाई अपनी बहन की क्लोजेस्ट फ्रेंड को ढूंढने निकलता है ताकि सच जान सके। वो लड़की को एश्योर करता है कि उसे पता है कि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं थी। वो बस उससे कहता है, मुझे इन 4 लोगों के नाम लिख कर दे दो जिन्होंने मेरी बहन को बुली किया था। लड़की एक पेपर पर नाम लिखती है और उसे दे देती है। भाई उससे पूछता है, क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? तब लड़की बताती है कि जैंग काय और उसकी गैंग काफी टाइम से चेन लियोन को टॉर्मेंट कर रही थी। वो लोग रोज उसका लंच मनी छीन लेते थे, जिसकी वजह से कई बार वो भूखी रह जाती थी। लड़की ये भी बताती है कि उन लोगों ने चेन लियोन को अपने घर बुलाकर कुकिंग और क्लीनिंग करने के लिए भी फोर्स किया था। और फिर वो हिंट देती है कि जैंग काय ने उसके साथ कुछ और भी बहुत बुरा किया था। वो बताती है कि कुछ दिन पहले जब चेन लियोन उसके लिए पैसे नहीं लाई थी, तो उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसे सबके सामने घुटनों पर बिठाया और कुत्ते की तरह भौंकने के लिए फोर्स किया। पूरा स्कूल देख रहा था, लोग हंस रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स उसकी वीडियो बना रहे थे। उस दिन चेन लियोन को सबके सामने कम्प्लीटली ह्यूमिलिएट कर दिया गया था। ये सब सुनने के बाद भाई बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी खामोशी के अंदर सिर्फ प्योर रेज जल रहा होता है। तभी एक स्कूल काउंसलर उससे मिलने आती है और उसे सेटलमेंट की बात करती है। वो कहती है कि स्कूल इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट के रूप में दिखा रहा है। ये सुनते ही भाई गुस्से से फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी बहन को 100 बार से ज्यादा स्टैब किया गया है और तुम लोग इसे एक्सीडेंट कह रहे हो? वो पूछता है, क्या स्कूल ऑफिशियल्स अंधे हो गए हैं क्या? काउंसलर बड़ी ही काम और प्रोवोकिंग टोन में जवाब देता है कि ये डिसीजन उसका नहीं था। फिर वो बुली के पेरेंट्स की तरफ से सेटलमेंट टर्म्स उसके हाथ में दे देती है। सेटलमेंट में 2 लाख का कंपनसेशन ऑफर किया गया होता है। काउंसलर उसे वार्निंग देती है कि वो ज्यादा सीन क्रिएट ना करे, वरना कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। भाई सरकास्टिकली स्मर्क करता है। फिर वो सेटलमेंट पेपर को क्रिपल करता है और सीधा काउंसलर के फेस पर फेंक देता है। वो कहता है, मेरी बहन मर चुकी है, अब जाकर उससे हेल में नेगोशिएट करना। काउंसलर गुस्से में पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? फिर वो चेन लियोन की डेथ को डाउन प्ले करते हुए कहती है, वो बस एक मरी हुई लड़की है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर काउंसलर शेमलेसली एडमिट करती है कि उसे सब पता था कि चेन लियोन पूरे 1 साल से बुली हो रही थी। सबसे बुरी बात, वो कहती है कि उसने सब कुछ जानबूझकर इग्नोर किया। ये सुनते ही भाई का पेशेंस कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। वो तुरंत उसे चुप कर देता है। एक सख्त थप्पड़ के साथ वो उसके फेस पर मारता है, जिसके जोर से वो सीधा फ्लोर पर गिर जाती है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे बास्टर्ड कहती है। डेडली काम के साथ ब्रदर उससे कहता है कि उन सब का एंड आ चुका है। फिर वो उसकी नेक पकड़ लेता है
जबकि वो एब्सोल्यूट शॉक में होती है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। काउंसलर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है और रोने लगती है। ब्रदर उसको रूम के कॉर्नर में फ्लोर पर स्लम छोड़कर चला जाता है। घर पर उसका फादर उसे स्कोल्ड करता है कि वो रेकलेस हो रहा है और चीजों को एस्केलेट कर रहा है। वो एंग्शियस होकर सोचता है कि अब उसका फेट क्या होगा। सिगरेट जलाते हुए बेटा कामली रिस्पॉन्ड करता है। वो अपने फादर को रियश्योर करता है कि काउंसलर पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि जो हुआ उसे म्यूचुअल फाइट के रूप में पास ऑफ किया जा सकता है और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो मोस्ट लाइकली काउंसलर अपनी जॉब लूज कर देगी। फिर वो कामली अपने डैड को ऑर्डर देता है कि उसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर डंप कर दे और एम्बुलेंस कॉल कर दे ताकि वो उसे पिक कर सके। वो उन्हें वार्न करता है कि कम्प्लीटली पिक्चर से बाहर रहें ताकि फैमिली को एम्बुलेंस बिल पे ना करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मदर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि पास्ट को भूल जाओ। रोते हुए वो ऐड करती है कि जो जिंदा है उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। सडनली उसकी लेट सिस्टर के फोन पर एक टेक्स्ट आता है। मैसेज एक ग्रुप चैट से होता है जिसका नाम होता है चेन लेन्नी हैज नो सीक्रेट्स। टेक्स्ट देखते ही ब्रदर का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो डिस्कवर करता है कि मैसेजेस में वीडियोस हैं जो उसकी सिस्टर के साथ हुई बुलिंग और अब्यूज को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। वीडियो में मेन बुली जैंग काय अपीयर होता है और उसकी लुक्स के बारे में शेमलेसली कॉम्प्लीमेंट करता है। फिर इविल स्माइल के साथ कहता है कि फाइनली उसकी टर्न आ गई है। लड़की उसे स्टॉप करने की भीख मांगती है लेकिन वो क्लोज आता है और कहता है कि भागना मत। फिर वो उसे हक देने के लिए इनवाइट करता है। लेटर सीन में हम देखते हैं कि भाई अपने फिंगरप्रिंट को पूरी तरह से जला देता है ताकि कोई एविडेंस ना बचे और उसके अपकमिंग क्राइम से कनेक्ट ना करे। उसकी आंखों में रूथलेस रिवेंज का लुक होता है। वो एक लग्जरी नाइट क्लब जाता है जहां उसके टारगेट्स में से एक चिल कर रहा होता है। अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए वो मास्क पहनता है। फिर वो एक शार्प नाइफ निकालता है। वेटर के डिस्गाइज में वो क्लब के अंदर स्लिप हो जाता है। एक रूम में बुलीज में से एक वोंग चिंग सेवरल वुमेन्स के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा होता है। ब्रदर रूम की तरफ एडवांस करता है। जब वो अंदर स्टेप करता है वोंग चिंग उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि ड्रिंक्स किसने ऑर्डर किए। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि अभी के अभी बाहर निकले, लेकिन ब्रदर उससे एक पावरफुल किक मार देता है। फिर वो नाइफ के साथ उसकी तरफ रश करता है। बुली फ्लोर पर गिर जाता है। वो सिवियरली वुंडेड हो जाता है। वुमेन पूरे टेरर में स्क्रीम करती हैं और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डोर आउटसाइड से लॉक है। ब्रदर उन्हें ऑर्डर देता है कि साइड में खड़ी हो जाओ और साइलेंस में देखो। वो थ्रेटन करता है कि अगर उसमें से किसी ने भी एक साउंड निकाला तो वो उन्हें किल कर देगा। टेरिफाइड होके वो अपने माउथ कवर कर लेती है। वोंग चिन उससे पूछता है कि वो कौन है। वो क्लेम करता है कि उसके बीच कोई बैड ब्लड नहीं है और पूछता है कि उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। फिर वो अपनी लाइफ बचाने के लिए उसे कैश ऑफर करता है। ब्रदर मॉकिंगली पूछता है कि जब वो उसकी सिस्टर को टॉर्मेंट कर रहा था तो क्या कभी उसने इस दिन के बारे में सोचा था। बुली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉज करने की कोशिश करता है। वो क्लेम करता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है और जैंग काई ही ब्लेम का रीजन है। ब्रदर उससे पूछता है कि जैंग काई कहाँ है। बुली बताता है कि वो लोग वोंग युई होंग का बर्थडे कैरियोकी रूम 605 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो मिलने के बाद ब्रदर जो होता है तो वो वोंग चिन को गले से काट कर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वो कामली वहाँ से चला जाता है। दूसरे रूम में फीमेल बुली गाओस बोर्ड फील कर रही होती है। वो अपनी फ्रेंड को सजेस्ट करती है कि और फ्रेंड्स को बुला ले क्योंकि बॉडीगार्ड्स के अराउंड होने से सब कुछ बोरिंग हो जाता है। दूसरी रिप्लाई करती है कि उसके डैड ने ही गार्ड्स रखने पर इंसिस्ट किया था। फिर वो विक्टिम चेन लियोन को ब्लेम करती है। उसे वो डेड गर्ल कहती है और ऐड करती है कि डेथ के बाद भी वो उनके लिए ट्रबल कॉज कर रही है। गाओस एग्री करती है और कहती है कि विक्टिम जब अलाइव थी तब भी कम्प्लीटली यूजलेस थी। बुली अपनी मॉकरी कंटिन्यू करती है लेकिन कहती है कि विक्टिम डेथ के बाद भी चेंज नहीं हुई। फिर वो रिग्रेट एक्सप्रेस करती है कि उसने उसे कुछ और बार स्टैब क्यों नहीं किया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ब्रदर रूम के डोर पर अपीयर होता है। मास्क पहने हुए उसकी आंखें कम्प्लीटली कोल्ड रिवेंज से फिल्ड होती हैं। फीमेल बुलीज में से एक उसे पूछती है कि वो कौन है। ब्रदर रूम के अंदर स्टॉर्म करता है और बॉडीगार्ड्स से फाइट करना शुरू करता है, उन्हें वन बाय वन ओवर पावर करते हुए। केओस के बीच वो मेन फीमेल बुली की फिंगर स्लैश कर देता है। गर्ल एब्सोल्यूट पेन में स्क्रीम करती है और एंग्रली अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि उसे किल कर दे। उसकी फ्रेंड भी स्क्रीमिंग ज्वाइन करती है, डिमांडिंग कि वो उसे किल कर दे। ब्रदर फाइटिंग कंटिन्यू करता है। दूसरी बुली गाओस एस्केप करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कैच कर लेता है और ब्रूटली असॉल्ट कर देता है, लेकिन गार्ड्स के शेयर नंबर इवेंचुअली उसे ओवरपावर कर देती है। एक गार्ड उसे थ्रेटन करता है कि वो प्राइस पे करेगा। ब्रदर एक क्रेजी लाफ निकालता है और उन्हें चैलेंज करता है कि आगे बढ़ो और उसे किल कर दो। फिर वो उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उसे किल नहीं किया तो उनकी अपनी ही
फैमिलीज सीरियस डेंजर में होगी। पुलिस सीन पर अराइव होती है और सिचुएशन का कंट्रोल ले लेती है। इंटेरोगेशन रूम में एक फीमेल ऑफिसर उसे पूछती है कि वो वेपन्स कैरी क्यों कर रहा था। वो कामली डिनाई करता है कि वो कोई वेपन लेकर नहीं आया था, कामली के वो बस वहाँ से पास बाय कर रहा था। ऑफिसर उसे नाइफ के बारे में पूछती है जो उसके पास से मिला था। वो एक स्टोरी बना देता है क्लेमिंग कि उसकी मॉम ने कुकिंग के लिए उसे नाइफ खरीदने को बोला था और इंसिस्ट करता है कि उसके पास उसका रिसीप्ट है। ऑफिसर पॉइंट आउट करती है कि रिसीट प्रीवियस डे का डेटेड है और उसे कहती है कि उनकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट ना करें। वो एक्सक्यूजेस बनाता रहा क्लेमिंग कि वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने का इंटेंट कर रहा था और जब वो वहाँ अराइव हुआ तो उन्हें अपनी सिस्टर के बारे में बैड माउथिंग करते हुए सुना, इसलिए वो बस कंट्रोल लूज कर गया। एक और ऑफिसर अंदर आता है और उसे कहता है कि उन्हें उसकी ट्रेजेडी के बारे में पता है, लेकिन वो क्राइम को जस्टिफाई नहीं करता। वो इन्फॉर्म करता है कि उसने वोंग यू होंग की 2 फिंगर्स ब्रेक की हैं और ये चार्ज माइनर इंजरी कंसिडर होता है। ब्रदर मॉकिंगली पूछता है कि क्या वो एब्सोल्युटली श्योर है कि वो ही गाय है। वो पूछता है कि क्या कोई एक्चुअल एविडेंस है जैसे सीसीटीवी फुटेज या फिंगरप्रिंट्स। एविडेंस की कमी की वजह से पुलिस फोर्स्ड हो जाती है उसे छोड़ने के लिए। बाहर निकलते वक्त उसका फादर उसे कन्फ्रंट करता है और स्कोल्ड करता है। वो पूछता है कि उसने मैटर उसके और उसकी मदर पर क्यों नहीं छोड़ा और क्या उसने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछा भी था। सन कोल्डली रिस्पॉन्ड करता है कि अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस की केयर नहीं है और अपने डैड से कहता है कि इस मैटर से स्टे आउट करें। आउटसाइड बुली गर्ल और उसका डैड वेट कर रहे होते हैं। वो अपने डैड को बताती है कि यही वो पर्सन है जिसने उस पर अटैक किया और उसकी फिंगर ब्रेक की। उसका फादर एक मैसिव और पावरफुल मैन फॉरवर्ड स्टेप करता है और ब्रदर के डैड को थ्रेटन करता है। फादर उनसे रीजन करने की कोशिश करता है, अपने सन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड लेता है। वो आदमी खुद को वोंग होंग ली इंट्रोड्यूस करता है, होंग चिन ग्रुप का चेयरमैन। वो डैड से पूछता है कि क्या उसने कभी उसका नाम सुना है। डैड नाम सुनकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। टर्न्स आउट होंग चिन ग्रुप एक मैसिव कॉर्पोरेशन है जिसका नोटोरियस रेपुटेशन है और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री में मर्डर भी इंक्लूड है। फिर भी पुलिस ईयर्स तक उनके अगेंस्ट एक भी चीज प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि वोंग होंग ली हमेशा सारे एविडेंस डिस्पोज कर देता है। सीन वापस पुलिस स्टेशन शिफ्ट हो जाता है जहां डैड अपने ओपोनेंट की आइडेंटिटी रियलाइज करने के बाद पैनिक कर रहा था। दूसरे रूम में एक फीमेल ऑफिसर ब्रदर को फिर से इंटरोगेट करती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन किसी और क्लब गया था। वो उसे एडवाइस करती है कि आंसर्स देने से पहले बहुत केयरफुली सोचना और डील ऑफर करती है कि अगर वो कन्फेस करता है तो उसकी सेंटेंस रिड्यूस हो सकती है। ब्रदर डिनाई करता है कि वो वहाँ गया था। ऑफिसर उसे एक केस फाइल देती है जिसमें वोंग चिन की कॉर्प्स की फोटो होती है। वो उसे बताती है कि उस क्लब में मर्डर हुआ था और विक्टिम वोंग चिन है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया गया था। फिर वो उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है, पूछती है कि क्या वो अपनी इन्वॉल्वमेंट डिनाई करने की हिम्मत करता है। दूसरे इंटेरोगेशन रूम में मेन बुली गर्ल को उसके पार्टनर वोंग चिन के मर्डर के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। वो कम्प्लीटली शॉक में चली जाती है। बुली ऑफिसर पर स्क्रीम करती है, इंसिस्ट करती है कि ब्रदर ही किलर है। वो अपनी इंजर्ड फिंगर की तरफ पॉइंट करती है, एक्सप्लेन करती है कि उसने अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है। फिर वो डिमांड करती है कि उसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। ब्रदर उसे इग्नोर करता है और ऑफिसर से कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो लीव करेगा क्योंकि उसे अपनी सिस्टर के फ्यूनरल का अरेंजमेंट करना है। ऑफिसर इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से उसे लेट गो करने पर फोर्स हो जाती है, लेकिन वो उसे रिमाइंड करती है कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने और समन होने पर शो अप हो। घर पर बुली फियर की वजह से कोलैप्स हो जाती है। वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड होती है कि ब्रदर एग्जीक्यूशनर है। वो अपने डैड से कहती है कि अगर गार्ड्स नहीं होते वो अब तक मर चुकी होती। उसका फादर उसे स्कोल्ड करता है और शट अप करने का ऑर्डर देता है। वो रिमाइंड करता है कि ये मेस उसने खुद अपने ऊपर लाया है। वो ऐड करता है कि उसने उसे रिपीटेडली उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न किया था, लेकिन उसने नहीं सुना। फादर ब्रदर के बैकग्राउंड में डिग करना स्टार्ट करता है। उसे फील होता है कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही हैं। अपनी डॉटर को केयरफुल रहने की एडवाइस देते हुए वो ब्रदर के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि ब्रदर का कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसका पास्ट बिजारी है। उसने अपने हाई स्कूल ईयर्स एक दूसरे प्रोविंस में स्पेंड किए थे और उस इंटायर टाइम के दौरान वो कभी वापस नहीं आया। जिस इंस्टीट्यूशन में वो था वहाँ ब्रूटल सिस्टम था और टेरिबल रेपुटेशन थी। वहाँ नॉन स्टॉप वायलेंस पैक्ट थी, लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स में ब्रदर ने वहाँ के सारे स्टूडेंट पर रूल करना मैनेज कर लिया। फिर उसने एक और साल सराउंडिंग एरिया के सारे बुलिस को सबड्यू
करने में स्पेंड किया। उसने मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रबल कॉज किया। उसके पीछे सिवियर इंजरीज वाले विक्टिम्स की ट्रेल रह गई और इवन दो सबको पता था कि ये उसने किया है, पुलिस कभी उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस फाइंड नहीं कर सकती। फादर सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज करता है। वो समझ जाता है कि उसका अपोनेंट कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। अपने होम में ब्रदर अपने पेरेंट्स के सामने नील करता है। वो अपोलोजाइज करता है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर उसे रन भी करना पड़े तो भी वो उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करेगा। उसकी मदर उसे इस बात पर कंटिन्यू करने से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब वो बैक डाउन नहीं कर सकता। वो असर्ट करता है कि जो उन्होंने स्टार्ट किया है तो उसको खत्म करने के बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। उसका फादर उसका डिसीजन अंडरस्टैंड करता है। वो कहता है कि वो उसके वे में स्टैंड नहीं करेगा, बस वो एक गुड एंडिंग की होप करता है। फिर फादर और मदर डिसाइड करते हैं कि अपनी डॉटर के फ्यूनरल अरेंजमेंट फिनिश करने के बाद वो सिटी लीव कर देंगे ताकि उन्हें उनके सन के अगेंस्ट लेवरेज के रूप में यूज न किया जा सके। बेटा उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक करता है। अगला दिन फीमेल ऑफिसर उसे फिर मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कोल्डली पूछता है कि वो क्या बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो उससे सिर्फ 3 साल बड़ी है और उसे लगता है कि उनमें काफी कुछ कॉमन है। उसकी सिस्टर की ट्रेजेडी के साथ सिंपैथाइज करते हुए वो एडमिट करती है कि वो खुद कल्प्रिट्स को कैच करना चाहती है, लेकिन वो एम्फसाइज करती है कि लॉ को रिस्पेक्ट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। भाई एंगर में स्नैप करता है। वो उसके फेस पर स्क्रीम करता है कि उसकी सिस्टर डेड है। वो क्वेश्चन करता है कि लॉ का पॉइंट क्या है अगर वो सिर्फ क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो उसे कहता है कि अगर वो बस ये उठकर नॉनसेंस देने आई है तो उसे लीव कर देना चाहिए। वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि उसने फाइनेंशियल कंपनसेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वो बताती है कि जोंग काई की फैमिली ने सेटलमेंट के लिए 2 मिलियन ऑफर किया है। वो वार्न करती है कि अगर वो एस्केलेट करता है तो एंड में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो सजेस्ट करती है कि वो मनी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए यूज करे। ब्रदर स्मर्क के साथ उसका ऑफर रिजेक्ट करता है और वॉक अवे कर जाता है। ऑफिसर कंप्लीटली पजल होके वहां से लीव करती है। मीनवाइल बुली के पेरेंट्स गैदर होते हैं। जैंग जोंगशन, जैंग काई का फादर, अपनी सरप्राइज एक्सप्रेस करता है कि उस लड़की के भाई ने पैसे रिजेक्ट कर दिए। वो वंडर करता है कि क्या 2 मिलियन उसे टेम्प्ट करने के लिए इनफ नहीं था। फन लॉन्ग, फोंग यू का फादर एंग्रली रिप्लाई करता है कि अगर वो मनी नहीं चाहता तो वो वेट करे और देखे एंड में कौन लूज करता है। वो सजेस्ट करता है कि उस मनी को ब्राइब्स के लिए यूज किया जाए और देखा जाए कि चीजें कैसे निकल कर आती हैं। जैंग जोंगशन एक्सप्लेन करता है कि प्रॉब्लम मनी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई खून के पीछे है और उनके बच्चों को मारना चाहता है। फन वंडर करता है कि अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। फिर वो सिचुएशन का मजाक बनाता है। वो ब्रदर को बस एक रेकलेस यंग पंक समझता है। वो सबको एश्योर करता है कि उसने ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स और प्रोफेशनल हिटमैन हायर कर लिए हैं और वो बस उसके सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं ताकि ब्रदर को खत्म किया जा सके। पेरेंट्स प्लान फंड करने के लिए मनी फेंग लोंग को ट्रांसफर कर देते हैं। जैंग जोंगशेंग ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंग लोंग को दे देता है। वो कहता है कि अब वो गुड न्यूज का वेट करेगा। ब्रदर वापस घर जाता है और अपनी सिस्टर की फोटो पकड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सडनली आर्म मैन का एक ग्रुप एक ब्लॉन्ड गाय के लीड में उसके घर में घुस जाता है। ब्लॉन्ड गाय पूछता है कि क्या वो चेनमू है। फिर वो कहता है कि वो लोग बात करने आए हैं। वो ऐड करता है कि श्योरली उसे पता होगा कि उन्हें किसने भेजा है। वो एक्सप्लेन करता है कि उनका एक ही गोल है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना, लेकिन वो उसे एक डील ऑफर करता है। अगर वो प्रॉमिस करे कि वो अपनी सिस्टर का केस ड्रॉप कर देगा तो वो लोग उसे अकेला छोड़ देंगे। चेनमू एक वर्ड भी नहीं बोलता। वो सीधा उन पर अटैक कर देता है। ब्लॉन्ड गाय उसकी स्पीड और फेरोसिटी देखकर स्टन्ड हो जाता है। उसके मेन समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। शॉर्ट फाइट के बाद ब्लॉन्ड गाय वुंडेड होकर गिर जाता है। ब्रदर उससे कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसका उसकी सिस्टर की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। वो उसे एडवाइस देता है कि अपनी जान बचानी है तो हॉस्पिटल चला जाए। फिर वो कहता है कि जिसने उसे भेजा है उसे बोल देना कि नोबडी कैन स्टॉप हिम। अटैकर्स क्विकली वहां से निकल जाते हैं अपने वुंडेड लीडर को कैरी करते हुए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लॉन्ड गाय को बताता है कि वो लकी था क्योंकि अगर चाकू का वुंड सिर्फ कुछ सेंटीमीटर और डीप होता तो कोई उसे सेव नहीं कर सकता था। ब्लॉन्ड गाय आंख खोलता है और अपने पास फेंग लोंग के आदमी को देखता है। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है जिसमें उसकी पेमेंट होती है। वो वार्न करता है कि फेंग लोंग के बारे में कुछ भी स्पिल ना करे वरना वो कॉन्सिक्वेंसेस जानता है। फिर वो उसे कहता है कि इस केस
से दूर रहें। एल्सवेयर पेरेंट्स को पता चलता है कि मिशन फेल हो गया। उसमें से एक सजेस्ट करता है कि मैटर एक्सपोज कर दिया जाए क्योंकि ब्रदर ने ब्लोंड गाय को स्टैब किया था। फेंग लोंग इस आइडिया को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर बात एक्सपोज हुई तो वो भी इसमें फंस जाएगा और ब्लोंड गाय पर आर्म्ड रोबरी का केस डाल दिया जाएगा, जिससे ब्रदर का एक्शन प्योर सेल्फ डिफेंस बन जाएगा। फेंग लोंग डिसाइड करता है कि वो अपना प्लान आगे बढ़ाए। वो अपने अपोनेंट की पावर को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो इंश्योर करेगा कि ब्रदर की फैमिली के पास एंड में कुछ भी ना बचे। फिर वो सजेस्ट करता है कि जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती उन्हें अपने किड्स को अब्रॉड भेज कर हाइड कर देना चाहिए। मीनवाइल ब्रदर को उसके एक फॉर्मर मैन का कॉल आता है। वो उसे एक एली में मिलता है और पूछता है कि जो स्टफ उसने रिक्वेस्ट किया था वो लाया या नहीं। वो मैन उसे एक ब्लैक बैग देता है और कंफर्म करता है कि वो वही चीज लाया है जो उसने मांगी थी। वो पूछता है कि उसे ये स्टफ क्यों चाहिए, स्पेशली जब वो पास्ट में इसे हेट करता था। ब्रदर गुस्से में रिप्लाई करता है कि उसे अपने एक्शंस जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो मैन अपोलोजाइज करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो तो बस क्यूरियस था और फिर उसके लिए अपनी लॉयल्टी कंफर्म करता है। ब्रदर उसे बताता है कि उसकी सिस्टर को उसके क्लासमेट्स ने किल किया है। वो बंदा शॉक हो जाता है और हेल्प ऑफर करता है। वो सजेस्ट करता है कि वो लोग ब्रदर के लिए रिवेंज हैंडल कर देंगे, लेकिन ब्रदर उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो इंसिस्ट करता है कि ये काम वो खुद करेगा। चेनमू उससे ब्लैक बैग ले लेता है, फिर उन्हें ऑर्डर देता है कि इस मैटर में इंटरफियर ना करे और अपने काम से काम रखें। उसके बाद ब्रदर होंग चिन ग्रुप जाता है। वहाँ बाथरूम में वो दो एम्प्लॉइज को चेयरमैन वोंग होंग ली की डॉटर और उसके क्रिएट किए ट्रबल के बारे में बात करते हुए सुनता है। उसमें से एक कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो डिजर्व करती है। ब्रदर उन्हें अचानक अटैक करता है। वो एम्प्लॉय को अनकॉन्शियस कर देता है, फिर उसके की कार्ड ले लेता है और मास्क पहन लेता है। वो स्टोलन कार्ड यूज करके कंपनी बिल्डिंग में इंटर करता है और सिक्योरिटी बाईपास कर लेता है। वो सीक्रेटली वोंग होंग ली के ऑफिस में घुसता है। फिर ब्लैक बैग जिसमें इलीगल कॉन्ट्राबैंड होता है उसके डेस्क ड्रॉवर में प्लांट कर देता है। ब्रदर बाहर एक पब्लिक फोन बूथ पर वेट करता है। फिर वो वोंग होंग ली को कॉल करता है और कहता है कि उसके डेस्क के थर्ड ड्रॉवर में एक गिफ्ट है। वोंग होंग ली पूछता है कि क्या वो चेनमू है। फिर वो फोन कट कर देता है और गुस्से में स्क्रीम करता है। वो ब्रदर को बस एक पंक समझता है जिसे वो डरने वाला नहीं है। वोंग होंग ली ड्रॉवर ओपन करता है, लेकिन अंदर ड्रग्स से भरा बैग देखकर वो शॉक और पैनिक में चला जाता है। वो तुरंत बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि एविडेंस फ्लश कर सके, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस उसके ऑफिस पर रेड कर देती है। पुलिस उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है। ऑफिसर कंफर्म करता है कि वो एक्ट के बीच में पकड़ा गया है और उसे राइट टू रिमेन साइलेंट बताता है। लेटर ब्रदर एक बार में गैंग हुई से मिलता है। गैंग हुई होंग चिन ग्रुप की टॉप एग्जीक्यूटिव होता है जो वोंग होंग ली को हटाकर उसकी जगह लेना चाहता है। ब्रदर पूछता है कि कस्टडी में वोंग होंग ली का स्टेटस क्या है। गैंग हुई बताता है कि वो बहुत स्मार्ट है। वो कुछ भी कन्फेस करने से रिफ्यूज कर रहा है और अपने लॉयर का वेट कर रहा है। ब्रदर डिमांड करता है कि वो उनका प्लान फास्ट करे। वो स्ट्रेस करता है कि कल तक उसे रिजल्ट्स देखने हैं। गैंग हुई एग्री करता है। वो ब्रदर की ब्रिलियंस की प्रेस करता है और फ्यूचर में और कोलैबोरेशन सजेस्ट करता है, लेकिन चेनमू उसे डिस्डेन के साथ जवाब देता है। वो कहता है कि गैंग हुई उसके लेवल पर नहीं है। गैंग हुई ब्रदर के लिए एक एनवेलप छोड़ता है। उसमें वैंग हुई होंग के हाइड आउट का एड्रेस और फोन नंबर होता है। चेनमू पेपर पढ़ने के बाद उसे जला देता है। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और एक लग्जरी विला की तरफ निकल जाता है। वो वॉल स्केल करता है। उसका गोल होता है वोंग यू होंग की स्पॉइल लाइफ का एंड करना। अपने रूम में वोंग यू होंग लॉक होने पर टॉर्मेंट कर रही होती है। वो विक्टिम चेन लियोन को कर्ज करती है क्योंकि उसकी वजह से ये सारा मिस हुआ। वो वाव करती है कि वो चेन लियोन के ब्रदर से स्लो रिवेंज लेगी। वो अपने गार्ड से डिमांड करती है कि उसे बाहर जाने दे, लेकिन गार्ड्स रिफ्यूज कर देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसके डैड के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि वो पूरे 1 महीने तक ग्राउंडेड रहेगी। हाफ एन आवर लेटर चेनमू विला के एक पार्ट में फायर लगा देता है ताकि गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वोंग यू होंग स्क्रीम करती है कि फायर लग गई है। गार्ड्स फायर बुझाने के लिए रश करते हैं। वोंग यू होंग को बैड फीलिंग आती है। केओस का एडवांटेज लेकर ब्रदर बैक डोर से विला के अंदर स्लिप कर जाता है। एक गार्ड उसे स्पॉट करता है और पूछता है कि वो कौन है। मास्क पहने हुए ब्रदर वैंग फैमिली विला के अंदर आगे बढ़ता है। एक गार्ड उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन ब्रदर कॉन्फिडेंस के साथ आगे स्टेप करता है। गार्ड्स उससे सराउंड कर लेते हैं। वो पूछते हैं कि वो कौन है और क्या उसे पता है कि वो कहाँ खड़ा है। अपनी स्किल और स्पीड से ब्रदर सारे गार्ड्स को हरा देता है। वो सब ग्राउंड पर गिर जाते हैं। उसके बाद वो विला में स्टॉर्म करता है और वोंग यू होंग को ढूंढ लेता है। वो उसे इतना बीट करता है कि वो ब्लैकआउट हो जाती है। फिर वो उसे अपने शोल्डर पर डालकर
पकड़कर बाहर ले जाता है। वो उसे मोटरसाइकिल पर बिठाता है और वहाँ से स्पीड ऑफ कर जाता है। अंदर रिमेनिंग गार्ड्स वोंग यूहोंग की मदर चेन यूहुआ को उसकी डॉटर की किडनैपिंग के बारे में बताते हैं। वो अपनी फेलियर जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अटैकर्स इंसेनली फास्ट था। चेन सुहुआ स्नैप कर जाती है और उन्हें टोटली यूजलेस कहती है। फिर वो ऑर्डर देती है कि किडनैपर को हंट डाउन करो। वो स्वेयर करती है कि वो इसकी प्राइस पे करेगा। ब्रदर वोंग यूहोंग को एक रिमोट लोकेशन पर ले जाता है। जब वो वेकअप होती है, ब्रदर उसे बताता है कि ये वही जगह है जहाँ वो और उसकी सिस्टर बचपन में खेला करते थे। वो एरोगेंटली पूछती है कि वो चाहता क्या है। वो उसे थ्रेटन करती है कि उसे जाने दे। फिर वो उसे मनी ऑफर करती है। ब्रदर जवाब में उसे एक ब्रूटल स्लैप मारता है। वो पेन में स्क्रीम करती है और हेल्प के लिए भीख मांगती है। ब्रदर कोल्डली पूछता है कि सिर्फ एक स्लैप से इतना दर्द हो रहा है। फिर वो रिमाइंड करता है कि उसकी सिस्टर को 100 से ज्यादा बार स्टैप किया गया था। वो उसके बाल पकड़कर पूछता है कि उन्होंने उसकी सिस्टर से इतनी नफरत क्यों की। वो शेमलेसली रिप्लाई करती है कि ये सब बस फन के लिए था। वो कहती है कि उसे उसकी सिस्टर का एरोगेंट लुक पसंद नहीं था। ब्रदर फ्यूरियस हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी छोटी सी वजह के लिए कैसे कोई उसकी सिस्टर को टॉर्चर और किल कर सकता है। वो लड़की प्योर टेरर में रोने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट करती है। वो क्लेम करती है कि फाइनल स्टैब जेंग काई ने किए थे। वो ऐड करती है कि उसकी सिस्टर उसे बैक कर रही थी। वो कह रही थी कि उसका ब्रदर जल्दी वापस आएगा, लेकिन जेंग काई जो मास्टरमाइंड था उसने कोई मर्जी नहीं दिखाई। वो ब्रदर से बैक करती है कि उसे छोड़ दे। ब्रदर अपनी स्वॉर्ड रेस करता है। वो वाव करता है कि इसमें इन्वॉल्व हर डेवल को सीधे हेल भेजेगा, लेकिन फिर वो कामली कहता है कि उसे इतनी इजीली मार देना उसके लिए बहुत सॉफ्ट पनिशमेंट होगा। फिर वो उससे पूछता है कि बाकी के बुलीस कहाँ हैं। वो क्लेम करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें हाइड कर दिया है और उसे नहीं पता वो कहाँ है। ब्रदर उसकी बात बिलीव नहीं करता। वो उसे रैट और बग्स से भरे सेलर में थ्रो कर देता है। वो प्रॉमिस करता है कि अब उसकी लाइफ के डार्केस्ट डेज स्टार्ट होने वाले हैं। फिर वो डोर को लॉक कर देता है। डिटेंशन सेंटर में वोंग होंगली अपने लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताता है कि सिचुएशन काफी खराब दिख रही है। वोंग होंगली चिल्लाता है कि चेनमू ने उसे फंसाया है। लॉयर कंफर्म करता है कि ये ऑब्वियस है। वो कहता है कि उसे ट्रिक करके बैग पर उसके फिंगरप्रिंट्स छोड़े गए हैं। वोंग होंगली सोचता है कि चेनमू ने पुलिस रेड के टाइम इतना परफेक्ट कैसे सेट किया। लॉयर एक्सप्लेन करता है कि चेनमू ने सिर्फ एक प्लान पर बेट नहीं लगाई थी, उसने मल्टीपल जगह कॉन्ट्राबैंड प्लांट किया था और सबकी रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी। इसी तरह उसने इंश्योर किया कि वोंग होंगली किसी न किसी ट्रैप में जरूर फंस जाएगा। लॉयर चेनमू के फ्लॉलेस प्लान को एक्सप्लेन कर रहा था। वो पॉइंट आउट करता है कि उसने हर जगह कॉन्ट्राबैंड प्लांट किया था। वोंग होंगली की कार में भी। वोंग होंगली इंसिस्ट करता है वो इनोसेंट है। वो सोचता है कि क्या उसे उस चीज का ब्लेम लेना पड़ेगा जो उसने की ही नहीं। उधर उसकी कंपनी में काम पाइल अप होता जा रहा होता है। लॉयर उसे रियश्योर करता है और प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर करेगा कि उसे कॉन्विक्ट ना किया जाए। तभी लॉयर के फोन पर कॉल आता है। वो वोंग होंगली को बताता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है और किडनैप हो चुकी है। दूसरी साइड पर उसकी वाइफ हिस्टेरिकली रो रही होती है क्योंकि उसे अपनी डॉटर नहीं मिल रही होती। ये न्यूज सुनकर वोंग होंगली की होप कंप्लीटली टूट जाती है। मीनवाइल गैंग होए ब्रदर को कॉल करता है। वो बताता है कि होंग चिन ग्रुप टेक ओवर करने का उसका प्लान स्मूथली चल रहा है। वो ऐड करता है कि वोंग होंगली की वाइफ चेन सुहुआ ऑब्स्टिकल बन सकती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे हैंडल कर लेगा। ब्रदर कोडली कहता है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि कुछ दिनों के अंदर वो डिसअपियर हो जाएगी। गैंग होए शॉक हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि ब्रदर उसे भी एलिमिनेट करने का प्लान बना रहा है। उसके बाद गैंग होए अपने एक मैन से मिलता है। वो पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन में उसे क्या मिला। वो मैन उसे हेवन सोसाइटी नाम की एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। वो हिंट देता है कि ब्रदर का शायद उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है। गैंग होए अपने मैन को ऑर्डर देता है इस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करे और सच पता लगाए। ब्रदर वापस सेलर में आ जाता है। वहाँ वोंग यूहोंग उसे मर्सी के लिए बैक कर रही होती है। वो डार्कनेस, बग्स और चूहों के बारे में कंप्लेन कर रही होती है। ब्रदर उसका मजाक बनाता हुआ कहता है कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। फिर वो पूछता है कि उसकी सिस्टर ने क्या गलत किया था जो उसे इतना टॉर्चर डिजर्व करना पड़ा। वो पूछता है कि बेचारा और शाय होना कोई क्राइम है। वोंग यूहोंग अपनी मिस्टेक एडमिट करती है। फिर वो उसे एक घूंट पानी के लिए बैक करती है। ब्रदर उसकी रिक्वेस्ट एग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे कैमरे पर अपने सारे क्राइम्स कॉन्फेस करने होंगे। प्यास और डिस्पेयर की वजह से वोंग यूहोंग कॉन्फेशन स्टार्ट कर देती है। वो अपना नाम बताती है, फिर एक्सप्लेन करती है कि वो चेन लेन की क्लासमेट थी। वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एब्सोल्यूट ट्रैश कहती है। वो कॉन्फेस करती है कि उसे अपनी वेल्थ और पावर का
मिसयूज किया और जेंग काई, गायोस और फेंग यू के साथ मिलकर वो चेनलेन को काउंटलेसली बुली करती थी। फिर वो क्राइम वाली नाइट की डिटेल्स कॉन्फेस करती है। वो बताती है कि उन्होंने चेन लियोन को एक आइसोलेटेड जगह पर बुलाया था और जब विक्टिम ने कहा कि उसका ब्रदर जल्द ही वापस आएगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा तो वो लोग ब्लाइंड रेज में चले गए। जेंग काई ने उसे बार बार स्टैब किया और मेरे बाकी सब ने उसका साथ दिया। उसके बाद जेंग काई ने सजेस्ट किया कि बॉडी को ट्रैश में डंप कर देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी फैमिली इन्फ्लुएंस से क्राइम कवर अप हो जाएगा। वो कॉन्फेस करती है कि जो कुछ भी हुआ सब उसकी फॉल्ट थी। कॉन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद वोंग यूहोंग सेलर डोर पर बैंग करती है। वो डिमांड करती है कि ब्रदर उसे वो वाटर दे जो उसने प्रॉमिस किया था। हाफ एन आवर लेटर ब्रदर वापस आता है। वो कहता है कि वो कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। फिर वो उस पर बॉइलिंग वाटर डाल देता है जब वो टाइड अप होती है और वो उसका मॉकिंगली मजाक बनाता है। उसी वक्त गैंग होय होंगचिन ग्रुप के स्टॉक्स स्क्रीन पर क्रैश होते हुए देख रहा होता है। उसके चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल होती है क्योंकि कंपनी का कंट्रोल अब उसके हाथ के करीब होता है। अपने ऑफिस में चेन सू हुआ कंपनी के स्टॉक्स में शार्प क्रैश नोटिस करती है। वो रियलाइज करती है कि कोई इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा है। फ्यूरियस होके वो कल्प्रिट को स्कमबैग कहती है जो क्राइसिस को अपने गेन के लिए यूज कर रहा है। इवनिंग में वो लॉयर को कॉल करती है। वो पूछती है कि उसका हस्बैंड वोंग होंग ली प्रिजन से कब बाहर आएगा। लॉयर बताता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कुछ पेपर वर्क्स चाहिए और वो कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा। कॉल के दौरान उसके फोन पर एक वीडियो क्लिप पॉपअप होती है। वो वीडियो देखती है और अपनी डॉटर वोंग यूहोंग को फिल्थी सेलर में घुटनों पर देखती है। वो अपने क्राइम्स कॉन्फेस कर रही होती है और कह रही होती है कि वो ह्यूमन नहीं बल्कि एब्सोल्यूट ट्रैश है। चेन सू हुआ शॉक और रेज में चली जाती है। वो कॉप्स को कॉल करती है। वो बताती है कि उसकी डॉटर ने कॉन्फेशन वीडियो भेजा है। वो इंसिस्ट करती है कि चेनमू ने उसे फोर्स किया है। वो डिमांड करती है कि पुलिस इमीडिएटली मूव करे और उसकी डॉटर को सेव करे, लेकिन दूसरी साइड पर फीमेल ऑफिसर उसे काम रहने को कहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कोई एक्शन लेने से पहले उन्हें एविडेंस वेरीफाई करना होगा। चेन सू हुआ रेज में अपना कंट्रोल लूज कर देती है। वो ऑफिसर पर स्क्रीम करती है। वो थ्रेटन करती है कि उसकी डॉटर की लाइफ उन सब की लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल है और अगर उसकी डॉटर को कुछ हुआ तो वो सब अपनी लाइफ से पे करेंगे। चेन सू हुआ पेशेंस लूज कर देती है। वो डिसाइड करती है कि अब वो मैटर अपने हाथ में लेगी। वो अपने मेन का एक मॉब गैदर करती है। फिर उन्हें ऑर्डर देती है कि चेन फैमिली के घर जाओ, उन्हें डिस्ट्रॉय करो और उन्हें फोर्स करो कि वो उनकी डॉटर को हैंड ओवर करे। कॉनवे सेवरल ब्लैक कार्स में निकल पड़ता है। रास्ते में वो लॉयर को कॉल करती है। वो उसे अपना प्लान बताती है और डिमांड करती है कि वो किसी भी कॉस्ट पर उन्हें डिफेंड करने के लिए रेडी रहे क्योंकि वो चेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पर उतावली होती है। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि जो बंदा उसकी कार चला रहा है तो वो और कोई नहीं बल्कि चेनमू खुद ही है। चेनमू ने ऑलरेडी उसके ओरिजिनल ड्राइवर को हटा दिया होता है। वो कामली उससे पूछता है कि अगर उसकी डॉटर हर्ट होती है तो उसे कैसा फील होता। चेन सू हुआ डर के मारे पीछे मुड़ती है। तब चेनमू अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो बताता है कि वो चेन लेन का ब्रदर है। फिर वो सरकास्टिकली स्मर्क करता है और कहता है कि नर्क में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का स्वागत है। इसी के साथ ये पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। पिछली वीडियो का पार्ट 2 और इस वीडियो का पार्ट 2 कंफर्म है भाई। दोनों स्टोरीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा कि कौन सी वीडियो का पहले पार्ट 2 लाऊं क्योंकि दोनों स्टोरीज की एंड बहुत ही मजे की है। वो गाड़ी को पागलपन वाली रफ्तार से भगाता है। गाड़ी की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर चली जाती है और बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां काफी पीछे रह जाती हैं। गार्ड सोचते हैं कि ड्राइवर बस पागलपन कर रहा है और वो उसे पकड़ नहीं पाते। वो डिसाइड करते हैं कि सीधा तय हुई जगह पर जाकर उसका वेट करेंगे। वो कसम खाते हैं कि ड्राइवर को वहां पहुंचकर सबक सिखाएंगे। ब्रदर चेन सू हुआ को उसी पुरानी सेलर में ले जाता है। वो उसे जमीन पर फेंक देता है। उसकी बेटी अपनी माँ को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। चेन सू हुआ होश में आती है। वो अपनी गंदी हालत में पड़ी बेटी को नफरत भरी नजरों से देखती है। रोते हुए बेटी अपनी माँ से भीख मांगती है। वो कहती है कि उसने सब कुछ कॉन्फेस कर दिया, लेकिन माँ उसे धक्का दे देती है। वो कहती है कि उनकी जान किसी भी और इंसान की जान से ज्यादा कीमती है। चेन सू हुआ खड़ी होती है और चेनमू का सामना करती है। वो उसे बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करती है। वो जो कुछ हुआ उसे बस बच्चों की छोटी सी लड़ाई कहकर टाल देती है। फिर वो मामला खत्म करने के लिए पैसे देने की ऑफर करती है। ब्रदर ठंडी अंदाज में उसकी ऑफर ठुकरा देता है। वो दोनों से कहता है कि अब वो उन्हें वही दर्द महसूस कराएगा जो उसकी बहन ने भी महसूस किया था। फिर वो उनके सामने बचने का एक झूठा रास्ता रखता है। वो कहता है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बाहर जा सकता है। चेनमू चेन सू हुआ और उसकी बेटी वोंग यूहोंग को सेलर में छोड़ देता है। वो कहता है कि अब तुम दोनों को डिसाइड करना होगा कि कौन जिंदा रहेगा, वरना वो दोनों को खत्म कर देगा। बेटी चीखने लगती है। वो अपनी माँ से भीख मांगती है
कि प्लीज उसे चूज करें क्योंकि वो अभी जवान है। वो अपनी माँ को याद दिलाती है कि वो अपनी जिंदगी पहले ही जी चुकी है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसकी कब्र पर जाएगी और उसके लिए रस्म के पैसे ले जाएगी। गुस्से में माँ अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है। वो उसे खुदगर्ज और नाशुक्री होने पर डांटती है। फिर माँ ब्रदर की तरफ मुड़ती है। वो सारा इल्जाम अपनी बेटी पर डालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि एक माँ होने के बावजूद वो अपनी बेटी की हर हरकत कंट्रोल नहीं कर सकती। वो चन्मू से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे मार दे, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश में वो अपनी ही बेटी से रिश्ता तोड़ देती है। वो उसे अपनी जिंदगी की शर्म कहती है और कहती है कि वो एक और बच्चा पैदा कर सकती है। चन्मू तंजिया मुस्कुराता है। वो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ टूटते हुए देखता है। फिर वो जमीन पर एक चाकू गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। वो माँ बेटी के बीच की लड़ाई को अपनी खूनी अंजाम तक पहुँचने के लिए छोड़ देता है। आधा घंटा बाद सीन में वोंग यूहोंग जोर जोर से रो रही होती है। वो कहती है कि उसने जानबूझकर अपनी माँ को नहीं मारा। भाई सेलर का दरवाजा खोलता है। वो उससे कहता है कि उसने अपना हिस्सा अच्छी तरह निभाया है और अब वो जिंदा रह सकती है, लेकिन उसके पास कितना वक्त बचा है ये उसके बर्ताव पर डिपेंड करेगा। जब भाई जाने लगता है वो उससे भीख मांगती है। वो कहती है कि प्लीज उसकी माँ की लाश को सेलर से बाहर निकाल दो क्योंकि वो बहुत डर रही है, लेकिन चन्मू उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। फिर वो दरवाजा लॉक कर देता है। जेल में वोंग होंग ली को एक वीडियो मिलती है। वीडियो में उसकी बीवी और बेटी मौत तक लड़ती हुई दिख रही होती हैं। वो शौक और हैरानी में जम जाता है। वो तुरंत अपने लॉयर से मिलने की डिमांड करता है। वो अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। फिर उसे समझ आता है कि वीडियो डिलीट कर दी गई है। वो अपने लॉयर को फोन करता है। वो डिमांड करता है कि उसे किसी भी कीमत पर जेल से बाहर निकाला जाए क्योंकि उसकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। मीनवाइल जैंग जोंगशन और बाकी पुलिस के पेरेंट्स को चेन सुहुआ के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे चन्मू है और उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने उसे बहुत कम समझा था। वो डिसाइड करते हैं कि उससे सीधा टकराना ठीक नहीं होगा। जैंग जोंगशन सजेस्ट करता है कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए और बहुत बड़ी रकम ऑफर करके इस सब को खत्म कर दिया जाए। जैंग जोंगशन अपने एक आदमी को चन्मू से बात करने के लिए भेजता है। वो आदमी भाई से मिलता है। वो मामला सेटल करने की ऑफर देता है और कहता है कि भाई थोड़ी रहम दिखाए। वो 4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखता है। चन्मू ठंडे अंदाज में पूछता है कि क्या उसकी कोई बहन है। जब वो आदमी कहता है कि नहीं, तो भाई उसे कहता है कि फिर वो कभी नहीं समझ सकता कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। वो आदमी चन्मू को धमकी देने की कोशिश करता है। वो उसे जूंग जोंग की पावर और इन्फ्लुएंस याद दिलाता है, लेकिन भाई उसके सिर पर चाय का बर्तन मार देता है। फिर वो उसकी पीठ में जोर से लात मारता है। कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। भाई उस आदमी से कहता है कि वो लकी है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वरना वो उसको भी मौत के घाट उतार देता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बंदा खून में लथपथ फ्लोर पर पड़ा रह जाता है। जब ये खबर पुलिस के पेरेंट्स तक पहुँचती है, वो समझ जाते हैं कि भाई पैसे के पीछे नहीं है, वो सिर्फ खून चाहता है। वो डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास अपने गंदे तरीके यूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि सीधे तरीके से कुछ भी उस पर काम नहीं करेगा। फैंग लोंग सजेस्ट करता है कि भाई को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। वो कहता है कि वो दूसरे प्रोविंस में एक पावरफुल गैंग बॉस को जानता है, वो ऐसे काम संभाल सकता है। सब लोग इस प्लान पर एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि भाई को खत्म करने के लिए वो जितना पैसा लगे वो देने के लिए तैयार है। फैंग लोंग उस गैंगस्टर से कांटेक्ट करता है। गैंगस्टर 3 मिलियन मांगता है, जिसमें आधा पैसा पहले देना होगा। पेरेंट्स एग्री करते हैं और तुरंत 1.5 मिलियन भेज देते हैं। सेलर में वोंग यूहोंग लगातार भीख मांगती रहती है। वो भाई से कहती है कि उसे अपनी गलती समझ आ गई है। फिर वो उसे कुछ खाने को मांगती है क्योंकि वो बहुत भूख से मरने वाली होती है। चन्मू ठंडे अंदाज में कहता है कि एक इंसान बिना खाए और पिए के 7 दिन तक जिंदा रह सकता है और अभी तो सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं। फिर वो मजाक उड़ाते हुए हिंट देता है नीचे उसके साथ खाना पहले से मौजूद है। वो उसकी माँ की लाश की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो कहता है कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। फिर वो कहता है कि ये नरक का खेल अभी बस शुरू हुआ है। कुछ देर के बाद भाई को फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक आदमी खुद को ब्रदर चेन बताता है। वो कहता है कि वो एक गैंग लीडर है जिसे हर कोई रिस्पेक्ट करता है। वो बताता है कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए आया है। भाई पूछता है कि वो चाहता क्या है। इस पर वो एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है ताकि बात की जा सके। चेनमू मान जाता है। भाई वहाँ पहुँचता है। अंदर जाने से पहले चेन के आदमी उसकी तलाशी लेते हैं। अंदर जाकर वो देखता है कि चेन बैठा हुआ है। उसके आसपास उसके गैंग के डजन्स लोग खड़े होते हैं। भाई शांति से बैठ जाता है। वो अपने लिए चाय डालता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो ब्रदर चेन है। एक गुंडा उसकी हिम्मत पर भड़क जाता है, लेकिन चेन उसे और बाकी सबको बाहर जाने का ऑर्डर देता है।
चेन भाई से कहता है कि उसे उसकी कहानी का पता है। वो कहता है कि वो गाओ चेन होंग के कहने पर बीच बचाव करने आया है। वो भाई को एडवाइस देता है कि वो जल्दबाजी ना करे और अपनी जान बचाए ताकि अपनी पेरेंट्स का ख्याल रख सके। चेनमू तीखी अंदाज में पूछता है कि वो बात करने आया है या लड़ने। चेन उसके सवाल का मजाक बनाता है। वो कहता है कि वो बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एडवाइस दे रहा है, मानना या ना मानना ये भाई की मर्जी है। फिर वो वार्निंग देता है कि एक आम इंसान उसकी पावर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो कसम खाता है कि 3 दिन के अंदर अपने आदमी भेजकर भाई को मार देगा। चेनमू सीधा जवाब देता है, फिर देखते हैं पहले कौन मरता है। चेनमू वहाँ से चला जाता है। चेन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो किसी भी वक्त निकलने के लिए रेडी रहें। चेनमू एक हॉलवे से गुजरता है। दोनों तरफ चेन के गुंडे खड़े होते हैं। वो एक रूम में जाता है और बैठ जाता है। वो दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देता है। याओ ओंग अंदर आता है। पता चलता है कि वो भाई का बचपन का दोस्त है और चेन के आदमियों में से एक है। वो नोटिस करता है कि भाई ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। ये वो चीज थी जो भाई पहले कभी नहीं करता था। भाई उसका वेलकम करता है। याओ ओंग बताता है कि वो पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर था। उसका बचपन का दोस्त याओ ओंग पूछता है कि इतनी ट्रबल क्या चल रही है और क्यों लोग उसका पीछा कर रहे हैं। भाई उससे कहता है कि घर में आसपास देख ले, समझ जाएगा कौन मिसिंग है। याओ ओंग चेनलिन के रूम की तरफ जाता है। रूम बिल्कुल खाली देखकर वो शॉक में जम जाता है। वो टूटे हुए दिल के साथ पूछता है कि क्या लियोन सच में चली गई। चेनमू बताता है कि उसकी बहन को उसके 4 क्लासमेट्स ने मर्डर किया। वो एडमिट करता है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इतने टाइम से उसकी बहन को बुली किया जा रहा था। वो खुद को एक बड़ा भाई होने के बावजूद फेलियर महसूस करता है। उसे लगता है कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। याओ ओंग अब पूछता है कि अब उसका प्लान क्या है। भाई इंसिस्ट करता है कि वो बदला खुद लेगा। वो उससे कहता है कि इस मामले से दूर रहे। याओ ओंग मान जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर कोई नई खबर मिली तो वो भाई को जरूर बताएगा। वो याद दिलाता है कि ब्रदर चेन उस पे ट्रस्ट करता है। जब दोनों बाहर आता है, याओ ओंग शॉक हो जाता है। बाहर हेवन सोसाइटी के मेंबर्स का एक बड़ा ग्रुप उनका वेट कर रहा होता है। सब मैचिंग कपड़ों में खड़े होते हैं। वो लाइन बनाकर रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। सब आदमी भाई को सैल्यूट करते हैं। वो चीख कर कहते हैं, वेलकम बैक ब्रदर मू। फिर वो अपने क्रीड यानी कि ग्रुप का चैंट करते हैं। हेवन कभी फेल नहीं होता, लाइफ कभी खत्म नहीं होती और दुनिया की हर बुराई को मिटाना जरूरी है। पड़ोसी ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है शायद कोई मूवी शूट हो रही है। चेनमू गुस्से में पूछता है कि वो सब यहाँ क्यों आए हैं। ग्रुप लीडर माफी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने आदमियों को रोक नहीं सका। उन्हें भाई की सिस्टर की कहानी सुनने के बाद उसका बदला लेने के लिए निकलने की जिद की। वो कहते हैं कि वो इस नाइंसाफी को देखकर चुप नहीं रह सकते। वो भाई को एश्योर करते हैं कि वो 3 दिन के अंदर पूरे शहर को उलट सकते हैं और कहते हैं कि हेवन सोसाइटी का असल मतलब ही यही है। याओ ओंग भी अपनी हेल्प ऑफर करता है। चेनमू उनसे कहता है कि जब उसे जरूरत होगी वो खुद उन्हें कॉल करेगा। वो वार्निंग देता है कि दोबारा उसके ऑर्डर्स तोड़ने की हिम्मत ना करे, वरना सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से सजा मिलेगी। सब आदमी लाइन में आ जाते हैं। फिर वो एरिया से चले जाते हैं। उसके बाद याओ ओंग अपने दोस्त को गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। भाई को उसके डैड का कॉल आता है। डैड बताता है कि पुलिस ने उनकी सिस्टर के केस पर फैसला सुना दिया है। वो कहता है कि पेपर्स साइन करने के लिए उन्हें वहाँ आना होगा। भाई मान जाता है और पुलिस स्टेशन पहुँचता है। वहाँ वो अपने पेरेंट्स को पूरी तरह टूटते हुए देखता है। वो फैसले के बारे में पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि बाकी पुलिस के पेरेंट्स भी वहाँ उसका वेट कर रहे हैं। वो उसका मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उसे पैसे लेकर निकलने का रास्ता दिया था, लेकिन उसने खुद वो रास्ता टुकरा दिया। उधर गाओस्ट की मदर पूरे इंसिडेंट को छोटा करके देखती है। वो कहती है कि ये बस स्कूल के बच्चों की लड़ाई थी जो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। पुलिस की मदर्स उसका मजाक बनाती रहती हैं। फेंग यू की मदर क्लेम करती हैं कि लोग बस उसके बच्चों को मॉन्स्टर्स बनाकर दिखा रहे हैं। फिर घमंड से कहती है कि वैसे भी कोई गरीब लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहता। वो पैसे के पे आउट को ऐसे ब्रश ऑफ करती हैं जैसे वो कोई चैरिटी कर रही हो। फिर वो विक्टिम की लाइफ को इंसल्ट करती है। वो कहती है कि वो बस एक मरी हुई लड़की थी। गाओस्ट की मदर उसकी बात सपोर्ट करती है। वो क्लेम करती है कि इस इंसिडेंट ने उनके अपने बच्चों को भी ट्रॉमा दे दिया और कहती है कि उन्हें तो अभी तक कंपनसेशन के लिए फाइल भी नहीं किया। चेनमू ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट पढ़ता है। रिपोर्ट में इंसिडेंट को म्यूचुअल फाइट लिखा गया होता है। फैसले में लिखा गया होता है कि किलर्स को सिर्फ 6 दिन के लिए जुवेनाइल डिटेंशन में रहना होगा, वो भी बेल के ऑप्शन के साथ, और बस कुछ हजार का फाइन लगेगा। इसके बाद केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चेनमू और उसकी मदर इस नाइंसाफी पर यकीन नहीं कर पाते। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की जान को एक मजाक जैसे सजा के बदले फेंक दिया गया। दर्द और गुस्से में भाई धीरे से कहता है, दरिंदे हमारे बीच
रह रहे हैं। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भाई पार्किंग गैराज में पेरेंट्स का सामना करता है। फेंग लोंग उसे रास्ते से हटने का ऑर्डर देता है। वो उसे धमकी देता है कि वो उसे गाड़ी से कुचल देगा। मदर अभी भी उसका मजाक बनाती रहती है। उसकी नजर में भाई एक नोबडी होता है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे केस खत्म हो चुका है। फिर फेंग लोंग उसे दोबारा धमकाता है। वो क्लेम करता है कि उससे भाई के पास्ट के बारे में पता है और कहता है कि उसका एंड उनके हाथों से होगा। गुस्से के एक पल में भाई फेंग लोंग का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसकी उंगलियां तोड़ देता है। फेंग लोंग दर्द से चीखने लगता है। भाई शांति से उससे कहता है कि फेंग फैमिली उसका नेक्स्ट टारगेट है और उनका अंजाम वैंग फैमिली से अलग नहीं होगा। फिर फेंग लोंग की आंखों में देखकर भाई उससे धमकी और दर्दनाक मौत का प्रॉमिस करता है। वो सबको बताता है कि आज जो उसने किया वो बस एक छोटा सा ग्रीटिंग था। मीनवाइल वोंग होंग ली जेल से रिलीज हो जाता है। बाहर निकलते ही वो अपने एक गुंडे हेयर लोंग को कॉल करता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि अपनी टीम गैदर करे। जब वो अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तो उसे शॉक लगता है। उसे पता चलता है कि उसे ब्रॉड मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। वो गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम में घुसता है। वहाँ वो देखता है कि गैंग होई पूरी मीटिंग चला रहा है। गैंग होई मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो इतने बिजी थे कि उसका प्रॉपर वेलकम भी नहीं कर सके। वोंग होंगली उसके फेस पर चिल्लाता है। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसकी एब्सेंस का फायदा उठाकर उसने कंपनी में उसके शेयर्स सिर्फ 1% तक गिरा दिए। गैंग होई ठंडे अंदाज में जवाब देता है। वो पूरे मेस के लिए उसकी डॉटर को ब्लेम करता है। फिर वो सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है कि वोंग होंगली को बिल्डिंग से बाहर निकाल दो। उसे बाहर निकालने के बाद गैंग होई भाई को मैसेज भेजता है। वो बताता है कि प्लान पूरी तरह सक्सेस हो गया। वोंग होंगली हेयर लोंग से मिलता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि चेन लियोन के अगेंस्ट इंटरनेट पर बड़ा स्मीयर कैंपेन स्टार्ट करे। वो उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देता है। वो एम्फेसाइज करता है कि कॉस्ट मैटर नहीं करती, सिर्फ इम्पैक्ट मैटर करता है। मीनवाइल वोंग होंगली को भाई का मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि उसकी वाइफ को खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसकी डॉटर अभी भी सांस ले रही है। चेनमू उसे बताता है कि अब उसकी बारी है और आफ्टरनून में उसे अकेला मिलने के लिए बुलाता है। एरलोंग प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। वो इंटरनेट पर फेक रूमर्स फैला देता है। वो क्लेम करता है कि चेन लियोन की डेथ एक कंप्लीट एक्सीडेंट थी। वो कहता है कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब थी और उसकी फैमिली बस इस सिचुएशन से पैसे निकालना चाहती है। वो और भी झूठ ऐड करता है। वो क्लेम करता है कि चेन लियोन स्कूल में नाइफ लेकर आती थी और अपने क्लासमेट्स को डराती थी। एरलोंग इंटरनेट स्क्रॉल करता है। वो एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि चेनलिन का भाई चेनमू बस अपनी सिस्टर के लिए जस्टिस के लिए लड़ रहा है। एरलोंग जवाब देता है कि असली जस्टिस लोगों के दिल में होता है। वो ब्रदर पर इल्जाम लगाता है कि वो चेन लियोन के 4 क्लासमेट्स को अनफेयरली टारगेट कर रहा है। फिर वो कसम खाता है कि ब्रदर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो ऑफर करता है कि वो गवाही देगा कि चेन लियोन के क्लासमेट्स ने कभी उसे टच तक नहीं किया। बाकी वो लोग तो चुपके से उसकी हेल्प कर रहे थे। इस ऑर्गेनाइज्ड हिट जॉब की वजह से फेक रूमर्स तुरंत ट्रेंडिंग चार्ट्स के टॉप पर पहुंच जाते हैं। वोंग होंग ये सब केओस अनफोल्ड होता हुआ देख रहा था और सेटिस्फाइड स्मर्क करता है। जब चेनमू न्यूज देखता है तो वो अंधे गुस्से में आ जाता है। वो सीधा सेलर में वापस जाता है जहां उसने वोंग यूहोंग को रखा होता है। वहां पहुंचकर वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। लड़की फ्लोर पर गिर जाती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है। ब्रदर उस अटैक का वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसके बाद उसके आदमियों में एक उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या अब मूव करने का टाइम आ गया है। चेनमू उसे रोक देता है और कहता है कि अभी टाइम नहीं आया। फिर वो पूछता है कि क्या उसने ऑनलाइन वायरल न्यूज देखी है। चेनमू उससे कहता है कि वो उसे 2 वीडियो क्लिप्स भेजेगा और ऑर्डर देता है कि उन्हें ऑनलाइन ब्लास्ट कर दो ताकि फेक रूमर्स ट्रेंड से कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएं। वो आदमी तुरंत एग्री कर लेता है। मीनवाइल ब्रदर एक मॉल में शॉपिंग करने जाता है, लेकिन वहाँ से गुजरते लोग उसका फेस पहचान लेते हैं। एक आदमी उसे पॉइंट आउट करता है और कंफर्म करता है कि ये वही न्यूज वाला बंदा है। एक और आदमी बोलता है कि ये कैश निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा। फिर एक औरत आगे आती है और उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि डिनाई करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी पिक्चर्स हर जगह फैल चुकी है। एक आदमी आकर उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। वो क्लेम करता है कि उसकी सिस्टर मेंटली इल थी और उसने सुसाइड किया। फिर वो ब्रदर को ब्लेम करता
करता है कि वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। धीरे धीरे पूरा मॉब उसके अराउंड जमा हो जाता है। सब उस पर वाइल्ड एक्यूजेशन लगाने लगते हैं। वो उसे हॉरिबल पर्सन कहते हैं जो अपनी सिस्टर की डेथ से क्विक मनी कमाना चाहता है। लोग उसे धमकी देते हैं कि वो उसे पीट पीट कर मार देंगे। ब्रदर कम्प्लीटली कॉर्नर हो जाता है, लेकिन वो कामली एक फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ता है और एंग्री मॉब की तरफ एम करता है। वो स्प्रे छोड़ देता है जिससे वहाँ मैसिव केओस हो जाता है। हर तरफ धुंध और डस्ट का क्लाउड बन जाता है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए ब्रदर उन लोगों को कम्प्लीटली डिसमेंटल कर देता है और जो उस पर जंप करने आए थे, जब डस्ट क्लियर होती है तो फ्लोर पर सिर्फ खून का एक बड़ा पडल रह जाता है। फीमेल ऑफिसर सीन पर अराइव करती है और सोचती है कि क्या ये सब ब्रदर ने किया है। पैरामेडिक्स इंजर्ड लोगों को बाहर ले जाते हैं। ऑफिसर शॉक में रह जाती है कि ब्रदर ने एक स्प्लिट सेकंड में इतने सारे लोगों को अकेले कैसे डाउन कर दिया। सिक्योरिटी रूम चेक करने पर उसे पता चलता है कि कैमरास ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। वो रियलाइज करती है कि बिना रियल प्रूफ के सिर्फ आई विटनेसेस बातों पर वो ब्रदर को अरेस्ट नहीं कर सकती। सडनली ट्रेंडिंग चार्ट्स कंप्लीटली फ्लिप हो जाती हैं। वोंग यूहोंग की कॉन्फेशन वीडियो इंटरनेट पर फट जाती है। वीडियो में वो अपना नाम कॉन्फेस करती है कि वो चेन लियोन की क्लासमेट थी। फिर वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एब्सोल्यूट गार्बेज कहती है। वो कॉन्फेस करती है कि उस रात उन चारों ने चेन लियोन को बाहर बुलाया, फिर उन्होंने उसका ब्रूटल मर्डर कर दिया। पब्लिक ओपिनियन तुरंत उलट जाती है। सबको हॉरिफिक ट्रुथ समझ आ जाता है कि चेन लियोन को मर्डर किया गया था। इंटरनेट पर कमेंट्स की फ्लड आ जाती है। लोग किलर्स को एब्सोल्यूट डीमन कहने लगते हैं। फिर सेकंड वीडियो ड्रॉप होती है। इसमें वोंग यूहोंग अपनी मदर की कॉर्प्स के पास खड़ी होती है और कॉन्फेस करती है कि उसने अपनी माँ को मारा है। वो चीख चीख कर कहती है कि वो मॉन्स्टर है। पब्लिक और भी वाइल्ड हो जाती है। नॉन स्टॉप कमेंट्स जस्टिस और ब्लडी एग्जीक्यूशन डिमांड करती है। पुलिस ऑफिसर्स न्यूज देखकर शॉक में रह जाते हैं। हेडलाइंस मदर और डॉटर की पिक्चर से भर जाती हैं, जिन्हें सैवेज और कम्प्लीटली सोललेस लेबल किया जा रहा होता है। फीमेल ऑफिसर कंफ्यूज्ड होकर धीरे से बोलती है, चेनमू तुम असल में हो कौन? अपने ऑफिस में वोंग होंग डिस्पेयर में कोलैप्स हो जाता है। फिर वो अचानक उठता है और चीखने लगता है कि उसे अपनी डॉटर को सेव करना है। वो ब्रदर को टेक्स्ट भेजता है और लोकेशन मांगता है। वो कसम खाता है कि वो अकेला आएगा। ब्रदर तुरंत उसे कोऑर्डिनेट्स भेज देता है। वोंग होंग ली एक नाइफ पकड़ता है और गुस्से में अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। वो गुस्से से कम्प्लीटली कंज्यूम होता है। वो एक अबैंडन जगह पर पहुंचता है। वहाँ वो अपनी डॉटर को ग्राउंड पर बैठा हुआ देखता है जो हेल्प के लिए स्क्रीम कर रही होती है। सडनली उसकी डॉटर के फेस पर इविल स्मर्क आ जाता है। वो बार बार कहती है सेव मी। फादर उसे इंटेंस रेज के साथ देखता है और अपनी मुट्ठी क्लिंच करता है। वो शो डाउन के लिए रेडी हो जाता है। वोंग होंग ब्रदर से डिमांड करता है कि पहले उसकी डॉटर को जाने दे। वो कहता है कि उनका स्कोर बाद में सेटल हो सकता है। चेनमू भी उसके साथ प्ले अलोंग करता है जैसे वो उसकी डॉटर को फ्री कर रहा हो। जैसे ही लड़की अपने डैड की तरफ भागती है, ब्रदर अचानक उस पर अटैक करता है। वो सीधा उसकी तरफ नाइफ थ्रो करता है। ब्लेड उसके लेग में डीपली घुस जाती है और वो चीखते हुए ग्राउंड पर गिर जाती है। फादर ब्रदर के फेस पर चिल्लाता है। वो पूछता है कि आखिर वो कैश रिजेक्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि मनी से तो लिटरली सब कुछ खरीदा जा सकता है। फिर वो शेमलेसली कहता है कि वो अपने पेरेंट्स से कह दे कि उसके लिए एक और सिस्टर पैदा कर दे। ब्रदर मॉकिंग लाफ के साथ जवाब देता है। वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसे पैसों की परवाह है। फादर प्योर टेरर में पीछे हटने लगता है। वो धमकी देता है कि वो ब्रदर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ब्रदर उस पर लंच करता है और उसे स्टैब कर देता है। वोंग होंग ली जमीन पर गिर जाता है। ब्रदर उससे कहता है कि उसकी सिस्टर की डेथ बस उसकी एंडिंग की बिगिनिंग है। फिर वो रोती हुई डॉटर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसकी असली टॉर्चर अभी शुरू हुई है और वो अपने गुनाहों का हिसाब हेल में देगी। उसके बाद ब्रदर उस सेलर में गैसोलीन डाल देता है जहां उसकी डॉटर को लॉक किया गया होता है। वो लाइटर जलाता है और सेलर को आग लगा देता है। आग तेजी से पूरे सेलर में फैल जाती है और डॉटर अपनी फैमिली की बाकी लोगों के साथ अंदर ही फंस जाती है। ब्रदर अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से स्पीड ऑफ कर जाता है और उसके पीछे पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। पुलिस सीन पर पहुंचती है और देखती है कि जगह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। रैकेज से एक जली हुई लाश बाहर निकाली जाती है। फायर साइट पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी पार्टनर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई सस्पेक्ट है। वो कहती है कि उसे चेनमू पर शक है जो चेन लियोन का ब्रदर है।
वो कहती है कि किलर डेफिनेटली वही है, लेकिन अभी तक उसके पास उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। वो ऐड करती है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एविडेंस जल्द ही सरफेस करेगा और वो खुद उसे जेल में डाल देगी। मीनवाइल रिमेनिंग बुलीज पेरेंट्स गैदर होते हैं। गाओस का फादर अनाउंस करता है कि उसकी फैमिली कंट्री छोड़ने की प्रिपरेशन कर रही है। दूसरा पेरेंट पॉइंट आउट करता है कि पासपोर्ट बनने में लगभग 1 मंथ लगेगा। फेंग यू का फादर कहता है कि भागना सॉलिड प्लान है, लेकिन पेपर वर्क में पूरा 1 मंथ लग जाएगा। वो वंडर करता है कि क्या वो लोग इतना टाइम सरवाइव कर पाएंगे। फिर वो सजेस्ट करता है कि ब्रदर चेन के थ्रू चेनमू से दोबारा निगोशिएशन की कोशिश करनी चाहिए। फेंग लोंग डिसाइड करता है कि इस बार वो खुद मैटर हैंडल करेगा। वो ऑर्डर देता है कि कैश का एक मैसिव स्टैक लाया जाए, क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता कि ब्रदर इवेंचुअली मनी के लिए ग्रीडी नहीं होगा। इसी बीच ब्रदर एक कैफे में चिल कर रहा होता है। उसे अपने बड़ी जियाओ ओंग का टेक्स्ट मिलता है कि ब्रदर चेन गाओ फैमिली के रिक्वेस्ट पर उससे मीट करना चाहता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसी जगह पर ही होगा। गाओ का फादर ब्रदर चेन से मिलता है। वो उसे एक्स्ट्रा 1 मिलियन ऑफर करता है ताकि ब्रदर को परमानेंटली खत्म कर दिया जाए। ब्रदर चेन किसी भी मीनिंग से हिट एक्सेप्ट कर लेता है। वो गाओ के फादर को रियश्योर करता है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि ऐसे काम कैसे हैंडल किए जाते हैं। ब्रदर चेन अपने राइट हैंड मैन से ब्रदर के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। वो बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये गाय बस एक ऑर्डिनरी नोबडी है जिसके पास कोई बैकिंग नहीं है। ब्रदर मीटिंग स्पॉट पर अराइव करता है। मॉन्स्टर्स उसकी तलाशी लेते हैं और फिर उसे अंदर जाने देते हैं। ब्रदर चेन उसका वेलकम करता है, चाय भरता है। वो उसकी गट्स की प्रेस करता है। ब्रदर सीधा उसे गायोस के स्टेटस के बारे में पूछता है। गाओ के फादर बात को डोज करने की कोशिश करता है। वो क्लेम करता है कि उसकी डॉटर बस सिर्फ मिसलीड हो गई थी। वो ब्रदर की सिस्टर के साथ जो हुआ उस पर रिग्रेट एक्सप्रेस करता है, लेकिन साथ में वो ये भी ऐड करता है कि वो तो ऑलरेडी डेड है और अब उन्हें कोई वर्क अराउंड ढूंढना होगा। चेनमू मॉकिंगली जवाब देता है कि जब उसकी डॉटर उसकी सिस्टर को स्लैप कर रही थी तब वो स्लैप्स काफी लाउड साउंड कर रहे थे। गाओ का फादर उससे बेग करता है कि वो अपनी प्राइस बता दे। वो कसम खाता है कि अगर ब्रदर उसकी डॉटर को स्पेयर कर दे, यानी कि बख्श दे, वो कुछ भी करने को रेडी है। ब्रदर उससे कहता है कि उसकी 2 कंडीशंस हैं। फादर कहता है कि जल्दी बोलो। चेनमू जवाब देता है, पहली तुम सब मर जाओ, दूसरी मेरी सिस्टर वापस जिंदा हो जाए। ब्रदर चेन बीच में बोलता है कि जो मर चुके हैं वो वापस नहीं आते। वो चेनमू से कहता है कि उसकी रिस्पेक्ट में इस मैटर को छोड़ दे। ब्रदर चेन और बुली गाओ का फादर चेनमू को 5 मिलियन ऑफर करते हैं। वो उसे बैक ऑफ करने और केस क्लोज करने को कहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इतना पैसा उसकी लाइफ खरीदने के लिए इनफ नहीं है। तभी गैंगस्टर्स पूरी जगह को सराउंड कर लेते हैं। ब्रदर चेन अपने बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस के बारे में ब्रैग करना स्टार्ट कर देता है। वो पॉइंट आउट करता है कि उसने अंडरवर्ल्ड में ऑलमोस्ट 20 इयर्स गुजारे हैं। वो कहता है कि उसने हर टाइप के लोगों को डील किया है। वो बूस्ट करता है कि दूसरे प्रोविंसेस में उसकी 7 नाइट क्लब्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं और कनेक्शंस का मैसिव नेटवर्क है। चेनमू मॉकिंगली उसे कट ऑफ करता है। वो पूछता है कि क्या वो यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया है। फिर वो कोल्डली कहता है कि उसे उसके बैकग्राउंड डिटेल्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। चेन उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो इस केस में अपनी नाक घुसाता रहा तो वो अपने प्रोविंस तक जिंदा नहीं जा पाएगा। ब्लाइंड रेज में आकर चेन अपने मैन को ऑर्डर देता है कि उसे स्लॉटर कर दो। वो चीख कर उन्हें अटैक करने को कहते हैं। अगले ही सेकंड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जियाओ ओंग अचानक बैक स्टैप करता है। वो ब्रदर चेन पर फायर करता है और चेनमू से कहता है कि उसने ये सब उसके लिए किया। चेनमू उसे थैंक करता है। जियाओ ओंग पूरी क्रू के सामने ब्रदर चेन की डेथ अनाउंस करता है। वो क्लेम करता है कि ब्रदर चेन आज एक फ्रीक एक्सीडेंट में मर गया। वो डिक्लेयर करता है कि अब से वो न्यू बॉस है और व्हील टेक ओवर कर रहा है। वो चैलेंज करता है कि जिस किसी को ऑब्जेक्शन है वो सामने आ जाए। गैंग मेंबर्स चीयर करते हैं और अपने न्यू बॉस का वेलकम करते हैं। जियाओ ओंग ऑर्डर देता है कि ब्रदर चेन की बॉडी को उठाओ और जाकर कहीं दफना दो। बॉडी को ड्रैग करके वहां से हाइड करने के लिए ले जाया जाता है। गाओ का फादर कम्प्लीटली टेरिफाइड हो जाता है। वो चेनमू से बेग करता है कि उसे रीजन करे और वॉयलेंस यूज ना करे। चेनमू गन सीधा उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। वो पूछता है कि क्या ये सब अब उसे समझ आ रहा है कि डेथ का फियर कैसे होता है। वो पॉइंट आउट करता है कि उसकी सिस्टर ने भी मरने से पहले ये टेरर फील किया था। फादर उससे बेग करता है कि रुक जाए। वो इंसिस्ट करता है कि अभी भी निगोशिएशन का चांस है। मगर चेनमू बिना एक सेकंड सोचे ट्रिगर पुल कर देता है और वो फादर फ्लोर पर गिरकर मर जाता है। चेनमू सोचता है कि शायद उसने उसे इतनी आसानी से मरने देकर उस पर ज्यादा रहम दिखाया है, लेकिन जियाओ ओंग उसे एश्योर करता है
कि उसे बिल्कुल वही सजा मिली जो वो डिजर्व करता था। उसके बाद चेनमू अपने पेरेंट्स के घर जाता है ताकि उन्हें डेंजर से दूर निकाल सके। उसकी मॉम उसके अचानक आने पर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने बाहर के सारे काम निपटा दिए। चेनमू अपने डैड को एक बैंक कार्ड देता है। वो कहता है कि इसमें इतना पैसा है कि वो दोनों अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। फिर वो बताता है कि उसने उसके लिए प्लेन टिकट्स बुक कर दिए हैं, उन्हें कल शाम तक यहाँ से निकलना होगा। डैड कंफ्यूजन में पूछता है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। चेनमू बताता है कि उसने अब्रॉड में अपने फ्रेंड से ऑलरेडी बात कर ली है और वो उन्हें अपने पास रख लेंगे। वो कहता है कि इसे बस एक वेकेशन की तरह समझो, जब वो अपने सारे काम खत्म कर लेगा तब वो सब वापस आ जाएंगे। फादर सोचता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी में गुजरे सालों के बाद उसका बेटा इतना कैसे बदल गया। वो वंडर करता है कि चेनमू आखिर ऐसा कैसे बन गया। चेनमू प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ बाद में बताएगा, लेकिन वो स्ट्रेस करता है कि अभी वो वक्त नहीं है। फिर सब फेयरवेल डिनर के लिए बैठते हैं। वो खाना खाते हैं लेकिन पूरे टेबल पर सिर्फ साइलेंस होती है। एयरपोर्ट पर चेनमू अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखता है, तभी फीमेल ऑफिसर उसे कॉर्नर कर लेती है। वो पूछती है कि क्या उसे लगता है कि अपने पेरेंट्स को दूर बेचकर वो अपने क्राइम्स कवर अप कर लेगा। वो कहती है कि क्या उसे सच में लगता है कि पुलिस को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। चेनमू जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स का ट्रिप उस ऑफिसर का मैटर नहीं है। ऑफिसर उसे एश्योर करती है कि वो जल्दी एविडेंस ढूंढ लेगी। वो कहती है कि जब एविडेंस मिलेगा तो वो खुद आकर उसे अरेस्ट करेगी। फिर वो ऐड करती है कि उसे लगता है कि चेनमू नेचर से क्रिमिनल नहीं है। वो उसे एडवाइस करती है कि वो उसके साथ चले और खुद को सरेंडर कर दे, इससे उसकी सजा हल्की हो सकती है। चेनमू उसकी इंटरफेरेंस सीधा रिजेक्ट करता है। वो उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती रही तो वो उसे भी अपने साथ सीधा हेल में घसीट लेगा। उसके बाद ऑफिसर को कम्प्लीटली डरा देती है। उसके पूरे बदन में गूज बम्स आ जाते हैं और वो शॉक में वही फ्रीज हो जाती है। मीनवाइल बुरी जेंग काय के फादर को गांव के फादर और ब्रदर चेन के सस्पेक्टेड डेथ्स के बारे में पता चल जाता है। वो हैरान होता है कि ऐसा अटैक कौन कर सकता है जो दोनों को एक साथ खत्म कर दे। बुली जोंगकाई टेरर में कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है। वो पॉइंट आउट करता है कि सब कुछ वोंग फैमिली से स्टार्ट हुआ, फिर गांव फैमिली आई और अब उनकी टर्न आने वाली है। वो रोते हुए अपने डैड से वे आउट के बारे में बैक करता है। उसका फादर उसे स्कोल्ड करता है और कहता है कि खुद को संभालो। फादर इस बात पर बिलीव करने से रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि चेनमू उनके घर में घुसकर उन्हें वाइप आउट नहीं कर सकता। बैक एट द स्टेशन फीमेल ऑफिसर को शक होता है कि रिसेंट मर्डर्स के पीछे चेनमू है। वो सोचती है कि क्या असली किलर वही है। वो चेनमू की पर्सनल फाइल को क्लोजली देखती है। तभी पुलिस चीफ अंदर आता है और ऑफिसर उसे सैल्यूट करती है। चीफ हेवन सोसाइटी के सिंबल की पिक्चर निकालता है और उस सिंबल को देखकर ऑफिसर कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। वो वंडर करती है कि हेवन सोसाइटी का इस केस से क्या कनेक्शन है। चीफ कंफर्म करता है कि उसे शक है कि ये सारे इवेंट्स सीधा उस सोसाइटी से लिंक्ड हैं। ऑफिसर अपने चीफ से पूछते हैं कि क्या इसका चेनमू से कनेक्शन है। वो पूछते हैं कि क्या हेवन सोसाइटी सीक्रेटली चेनमू को बैक कर रही है। चीफ इस बात को डिनाई करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे शक है कि चेनमू खुद हेवन सोसाइटी का बॉस है। मीनवाइल सीन दिखाता है कि जियाओ लू ने फोंग लोंग के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। जियाओ लू चेनमू को टेक्स्ट भेजता है। वो बताता है कि उसने हर सिंगल डिटेल कवर कर ली है। वो इवनिंग में मीटअप करने के लिए कहता है। चेनमू रिप्लाई करता है और एग्री कर लेता है, जिससे चेनमू के फेस पर एक काम स्माइल आ जाती है। और आज के लिए इतना काफी था। पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट्स भर दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार। लाइक पता नहीं क्यों कम आते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं मगर लाइक भाई उसका तो बेड़ा गर्क है। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। हमारे 10 फोन हैं तो 10 फोन से वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। फिर मैं वीडियो बनाने के लिए उतावला होता हूँ। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट आई गेस आखिरी होने वाला है, क्योंकि तब एपिसोड्स खत्म हो गए और जब नया चैप्टर आएगा तो मैं डाला करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हाइप बटन दिखा रहा है तो हाइप कर देना। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय।